छत्तीसगढ़ में संवैधानिक अधिकार के अतिक्रमण को लेकर राजनीति कोई नई नहीं है। जब कांग्रेस सरकार थी तो राज्यपाल के कामों को लेकर संवैधानिक अधिकारों के हनन पर सवाल उठता था। अब बीजेपी सरकार है तो भी कांग्रेस के पास वही मुद्दा है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और राज्यपाल रमेन डेका की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए संवैधानिक परंपराओं के उल्लंघन का मुद्दा उठा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा सीधे शिक्षा सचिव को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए संवैधानिक मर्यादाओं के तार तार करने पर भाजपा सरकार से सवाल किए हैं। आज स्थिति ये है कि संवैधानिक पद में बैठे हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, इसमें सीधा रमन सिंह जी सचिव को पत्र लिख रहे हैं, तो बेहद ही गंभीर बात है। संवैधानिक स्थिति इस प्रदेश में खत्म हो गया है, क्योंकि चाहे वो राज्यपाल हो चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो, संवैधानिक पद माने जाते हैं और ये सीधा सचिवालय को अधिकारियों से बात नहीं करते, सीधा सचिव को पत्र लिख रहे हैं। एक तो ये है कि संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। दूसरा, विधानसभा का अध्यक्ष के पद गरिमामय पद है, निष्पक्ष होना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से उस निष्पक्षता अब उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। इधर इस मसले के सामने आने के बाद बीजेपी भी हमलावर है। भाजपा को भूपेश बघेल की यह आलोचना भाई नहीं, इसलिए अब भाजपा कांग्रेस सरकार के समय होने वाले संवैधानिक उल्लंघनों के मामले गिना रही है। भूपेश बघेल जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, किसी विषय को लेकर के जबरदस्ती तूल देना या फिर राजनीतिकरण करना, ये उनको शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि इतनी गंभीरता माननीय हमारे भूपेश बघेल जी में होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी रह के उनको यही तकलीफ आ रहा है। अब माननीय भूपेश बघेल जी से सीखना पड़ेगा क्या? इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। संवैधानिक अधिकार और उनकी मर्यादाओं को तोड़ने के ऐसे कई मामले राजनीतिक चिंतन की वजह कई बार बने हैं, लेकिन अब तक लड़ाई राज्यपाल के नाम तक सीमित थी, पर अब पहली बार विधानसभा अध्यक्ष भी इस सियासी जंग में निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में संवैधानिक कायदे पर छिड़ गई है सियासी रार। जी हां, ये संवैधानिक कायदा किसका फायदा कर रहा है और इस तरीके के राजनीतिक मुद्दों का क्या असर जनता पर होता भी है, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा है क्या डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखकर कोई बड़ी गलती कर दी, क्या संवैधानिक मर्यादाएं टूटी हैं और बार बार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर आखिर हासिल क्या करना चाहती है। इस मुद्दे पर राय लेंगे। जो मेहमान हमारे साथ है पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमको समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि भूपेश बघेल ने पत्र लहराते हुए बताया है कि डॉक्टर रमन सिंह ने कैसे संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया है। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कुछ संवैधानिक नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं, क्या उसे तोड़ा गया है इस पत्र के जरिए? इसी पर पहली प्रतिक्रिया लेंगे बीजेपी की और उनसे समझेंगे कि आखिर बीजेपी इस पूरे मामले को डिफेंड क्यों कर रही है, क्या कुछ चूक हो गई है क्या, या फिर इस तरीके के पत्र व्यवहार को बीजेपी किस नज़रिए से देखती है? आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, ये तीनों जो हमारे देश की खूबसूरत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये एक दूसरे को लेकर चलती हैं और एक दूसरे से प्रश्न कर सकती हैं। विधायपालिका को भी उतनी अधिकार है जितना न्यायपालिका को और कार्यपालिका को भी। अभी आप हमारे जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी संवैधानिक पद में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको खुद एक जनप्रतिनिधि भी हैं। जनप्रतिनिधि के नाते विधानसभा में जब वो प्रश्न करते हैं तो वो क्या किस आधार पे करते हैं?
इसी संवैधानिक जो है संविधान बना है उसके आधार पर जो अनुच्छेद है उसी के आधार पर करते हैं। आपको मैं एक प्रश्न करता हूं, जरा ये बताइए किस अनुच्छेद के तहत आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता? अरे वो विधायक पालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, वो आपसे भी प्रश्न कर सकते हैं और किसी भी अधिकारी से कर सकते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है। जब आप कर सकते हैं तो आप और विधानसभा के प्रमुख क्यों नहीं कर सकते? ये इस प्रकार से ओछी राजनीति का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये कांग्रेस की दोहरे चरित्र को जाता है। लगता है आपके अपने समय के समय भूल गए, आपके समय को लगता है आप सिर्फ अपनी जो 5 साल का जो कार्यकाल आपका रहा उलान बाटी करते हुए और गोटी खेलते हुए सिर्फ बिताए हैं, इस काम आपने नहीं किया है। इसी प्रकार से डिस्टर्ब सिर्फ करने का काम सरकार बहुत अच्छे ढंग से जब कार्य कर रही है, विकास को एक गति दे रही है, जिस प्रकार से साय काम हो रहा है, आप इस प्रकार से साय जो कार्य हो रहा है उसको आप जो है डिस्टर्ब करने के कार्य करने की कोशिश करते हैं, ये शोभा नहीं देता। आप एक संवैधानिक पद में रहे व्यक्ति को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं तो यही प्रश्न करता हूं, किस अनुच्छेद के तहत आप ये प्रश्न कर रहे हैं, जरा ये मुझे बता दीजिए। मैं तो यही पूछता हूं कांग्रेस के और कांग्रेस के भाइयों से, और मैं तो बोलता हूं भूपेश बघेल से मेरा प्रश्न है। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, हम काम कर रहे हैं। आपका हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं लेटर, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो उन्होंने काम किया है, अपनी प्रश्न करा है, तो उसके प्रश्न उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है और उसका जवाब देने का अधिकार उस पदाधिकारी को है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और केवल एक चलता रहता मामला नहीं है तौकीर जी, ये पूरे कई प्रकरण हैं, खासतौर पर राज्यपाल के अधिकार, फिर उसके बाद ये डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करना, केंद्र की सरकार होने की वजह से आप लोग को एक एडवांटेज मिल जाता है, ऐसा भी बार बार कहते रहे भूपेश बघेल। देखिए, अनुसुईया उइके जी जब राज्यपाल थी तब कई सारे प्रश्न लगाते रहे और ये हर बार उनका विरोध करते रहे, क्योंकि इनको चुभता था कि इनकी कोई खामियां निकाल रहा है। वो तो वही वाली बात हुई ना कि ये भूपेश बघेल जी के ऊपर एक शेर फिर से पढ़ देता हूं, मैं हमेशा पढ़ता रहा हूं, आप इनको भी पढ़ देता हूं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी खुद लंगोटियां तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। शर्म नहीं आती इनको इस प्रकार से प्रश्न पे प्रश्न करते रहते। अरे प्रश्न करिए, आप विपक्ष है, लेकिन प्रश्न ऐसा करिए जो आपको शोभा दे। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए और उसके बाद आपके कार्यकर्ताओं को भी सिखाइए कि प्रश्न किस प्रकार से करना चाहिए, और नहीं तो मैं तो प्रश्न कर रहा हूं किस अनुच्छेद के तहत आपने पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता, बताइए, जवाब दीजिए। उन्होंने प्रश्न उठाया है, जवाब सुन लेते हैं कि दुबे जी केवल एक प्रकरण पर ही हम बात नहीं करेंगे, इस तरीके के संवैधानिक मसलों को और संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्तियों को कांग्रेस निशाने पर रखती है, केंद्र में भी, यानी केंद्रीय राजनीति में भी और छत्तीसगढ़ की राजनीति में। ओवरऑल कांग्रेस चाहती क्या है? क्या एक तरीके से इनकी जो ख्याति है, इनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की इस तरीके के आरोपों से कोशिश तो नहीं है? दुबे जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद आप म्यूट हैं, म्यूट हटा लीजिए जी, बोलिए अभी जी, म्यूट हटा के बात करिए जी। जी आ रही है, अब आ रही है आवाज, बोलिए। मोहन जी नमस्कार, अनिल पुसत्कर जी नमस्कार, तौकीर भाई नमस्कार। मोहन जी, कांग्रेस किसी भी संवैधानिक संस्था का या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कभी अपमान करने की है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की सरकार आने के बाद केंद्र में संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से मखौल उड़ाया गया, संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से दुरुपयोग प्रमाणित हो रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जैसे व्यक्तित्व, जिनका 15 साल का मुख्यमंत्रित्व काल रहा, और उसके बाद वो ये पहला पत्र नहीं है। एक तरफ डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ में जहां डॉक्टर विष्णुदेव साय के सुशासन में युक्तियुक्तकरण में पूरी पारदर्शिता करने की बात की जा रही है, वही डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्थानांतरण, जो युक्तियुक्तकरण में यदि किसी का स्थानांतरण हुआ है, उसको संशोधन की बात लिख करके उन्होंने अपने संवैधानिक पद का जहां दुरुपयोग प्रमाणित किया है, वही विष्णुदेव साय सरकार की पूरी पोल खोल दी है कि संशोधन भी हो सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी का पहला पत्र नहीं है, उन्होंने पर्यटन विभाग में एक अपने चहेते को नियुक्ति देने के लिए पत्र लिखा था,
और डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शराब दुकान हटाने का एक पत्र लिखा, उसको सहायक आयुक्त आबकारी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सबसे विकट स्थिति यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष के आसंदी में आसीन है और उसके बाद वो पत्र लिख रहे हैं, तो पहले पत्र में कार्रवाई नहीं हुई, इस पत्र में भी कार्रवाई नहीं होगी, शराब दुकान हटाने के मामले को भी रद्दी की टोकरी में जिला प्रशासन ने डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर रमन सिंह जी स्वयं विधानसभा के अध्यक्षीय आसंदी को बदनाम करने के लिए उनका निष्प्रभाव होने का प्रमाण दे रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप नहीं लगाना चाहता, वो अलग बात है दुबे जी, लेकिन ये क्या नियम विरुद्ध है क्या, जिसका हवाला दे रहे हैं भूपेश बघेल की संवैधानिक मर्यादा टूटी है, ये क्या नियम विरुद्ध है क्या? हो सकता है पत्र में कार्रवाई हो ना हो, वो अलग चीज है। मोहन जी, विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष जिस प्रकार से संवैधानिक संस्था में होते हैं, उनकी नियुक्ति के बाद वो किसी दल विशेष के नहीं रहते, वो पूरे विधायक दल का जो विधानसभा में या लोकसभा में सत्र चलता है तो उसके वो एक प्रमुख मुखिया होते हैं। सब पे नकेल कसने का काम और प्रश्नों का उत्तर आसंदी में आए और आम जनता के बीच में जाए। और वो फिर से कहना चाहूंगा, संसदीय संवैधानिक संस्था जो है वो किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। संवैधानिक संस्था में बैठने के बाद वो किसी दल के विशेष के नहीं रहते, लेकिन यदि वो पक्षपातपूर्ण किसी दल विशेष के रूप में कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जहां दुष्प्रभाव पड़ता है वही संवैधानिक संस्था भी दागदार होती है। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों की दलीलें सुनने के बाद अब कुछ अनुभव के आधार पर अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं। आपने लंबे समय तक ये राज्यपालों का भी काम देखा, विधानसभा अध्यक्षों का भी काम देखा, कुछ संवैधानिक मर्यादाएं दोनों तरफ से बताई जा रही है, किसका तर्क कितना युक्ति युक्त लगता है आपको अनिल जी? देखिए मोहन जी, सवाल लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर सवाल नहीं उठेंगे तो फिर तो लोकतंत्र मर जाएगा। भूपेश बघेल को भी सवाल उठाने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितना किसी और को है। विपक्ष और जनता ने तो उनको विपक्ष में भूमिका ही दिया है, तो उनको सवाल उठाना उनका वो अधिकार है और उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया है। अब सवाल ये उठता है कि सवाल क्या है? सवाल ये है कि रमन सिंह ने चिट्ठी लिखी, तो उससे एक और गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार में सब कुछ सही चल रहा है? अगर विधानसभा अध्यक्ष को अगर पत्र लिखना पड़ रहा है तो ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात, विधानसभा अध्यक्ष ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष तो नहीं बन गए, पहले वो विधायक हैं, फिर 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे सहज और सरल और सबसे आसानी से सुलभ होने वाले वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ? आज भी जो है, मैं दावा करता हूँ, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की तुलना में रमन सिंह के घर में जो जिनके काम नहीं हो रहे हैं, वो उम्मीद से उनके लोगों के जाने वालों की भीड़ ज़्यादा है। तो अगर उन्होंने किसी के लिए लिख दिया तो वो उनका अधिकार है, वो लिख सकते हैं कि भाई इनका काम क्यों नहीं हो रहा है। अभी वो जनता का काम है, पार्टी का काम नहीं है। देखिए, पार्टी के लिए लिखते हैं तो बात अलग होती है। विधानसभा अध्यक्ष जो रुपेश जी ने कहा कि वो सब दलों का होता है, तो सब दलों का है, जनता के भी तो है, आखिर विधायक भी तो है। सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है कि आखिर रमन सिंह जी को चिट्ठी क्यों लिखना पड़ रहा है। दूसरा सबसे गंभीर सवाल यह है कि रमन सिंह की चिट्ठी सचिव को लिखी गई, वो बाहर क्यों आ गई? इसके पहले बृजमोहन ने जो चिट्ठी लिखी, जिस अधिकारी को लिखी, बाहर क्यों आ गई? तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी बात, अधिकार की बात आती है, जो संवैधानिक अधिकार है जिसकी बात भूपेश जी कर रहे हैं, भूपेश जी का अधिकार है, भूपेश जी ने सवाल उठा लिया और सही सवाल उठाया। आखिर में अगर मैं अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूं और आपके अधिकार क्षेत्र में जाकर कर रहा हूं, इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। सरकार अगर ठीक से काम करते रहती, युक्तिकरण में अगर सब कुछ ठीक चलता रहता, तो रमन सिंह जी को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर कांग्रेस को बोलने का मौका देते ही क्यों है? सरकार अगर ठीक से काम करती तो ना रमन सिंह पत्र लिखते, ना कांग्रेस को बोलने का मौका मिलता। कुछ विसंगतियों की ओर उन्होंने ध्यान दिलाते हुए पत्र लिखा है, क्या ये भी अनुचित? बिल्कुल नहीं, देखिए अनुचित कहीं नहीं है। देखिए, एक बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से ये अफसरशाही के चंगुल में है।
अफसरशाही यहाँ कभी कमजोर नहीं हुई, चाहे अफसरशाह अजीत जोगी की सरकार रही हो, चाहे उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही हो, चाहे फिर भूपेश बघेल की सरकार रही हो। क्या अजीत जोगी के समय अफसर हावी नहीं थे? सारे खेल संघों पर अफसर हावी थे। उसके बाद जब सरकार बदली है, अफसरशाही ही उस समय मुख्य आरोप थे अजीत जोगी की सरकार में। उसके बाद रमन सिंह आए तो रमन सिंह के समय भी एक दो अफसरों पर बड़ा आरोप लगता रहा कि सरकार को यही नियंत्रित करते हैं। फिर उनके जाने के बाद जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो फिर अफसरों पर आरोप लगा। आज जो है विष्णुदेव साहब खुद कहते हैं कि अफसरशाही हमारी सरकार में हावी, उसको कंट्रोल करना। तो आप अफसरशाही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तो चिट्ठी आपके 3 बार के मुख्यमंत्री की चिट्ठी, जो विधानसभा अध्यक्ष है, इतने महत्वपूर्ण पद में है, उनकी लिखी हुई चिट्ठी आप बाहर कैसे भेज रहे हैं? बाहर कैसे आ रही? चलिए, कई सवाल हैं। एक तो ये पत्र लिखा गया है, संदर्भ जो है वो भी सवाल के घेरे में है, फिर वो पत्र बाहर आ जाना, भूपेश बघेल के पास चले जाना, उन्होंने सवाल उठाए। इन सब सवालों का जवाब तौकीर रजा जी। तौकीर जी, देखिए, मैंने प्रश्न किया था अभी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे, दुबे जी से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। किस अनुच्छेद के तहत ये हो सकता है कि सवाल नहीं कर सकते? मैं बताता हूं। अनुच्छेद 208 के तहत ये पूछने का अधिकार है विधानसभा के अध्यक्ष को कि वो किसी से भी, किसी भी अधिकारी से सवाल पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। थोड़ा जानकारी दुरुस्त करिए भाई साहब, अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को बोलिए कि किस प्रकार से वो प्रश्न कर सकते और नहीं कर सकते। रही बात, हमारे अनिल भाई बोल रहे हैं कि लीक कैसे हो गई, बात सही है, बिल्कुल ये गंभीर विषय है। अगर बात लीक हो रही है तो ये भी एक गंभीर विषय है कि हमारी जो शासन की जो प्रश्न है या कोई लेटर जारी हो रहे हैं या किसी प्रकार से अगर शासन में जारी हो रहे हैं तो लीक कैसे हो रहे हैं, वो भी एक गंभीर विषय है। हम इस पर जरूर ध्यान देंगे। और रही बात यह कि हम काम कर रहे हैं, काम की गति को लिए अगर कोई हमारे विधानसभा अध्यक्ष हमसे प्रश्न करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, हम उसमें और गति प्रदान करते हुए आगे करेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। इन 1.5 वर्ष में जो कार्य किया, अभूतपूर्व काम किया है माननीय विष्णुदेव साई सरकार ने। इसके पहले आप देखिए 1.5 वर्षों में किस प्रकार से, 5 वर्षों में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, सिर्फ जो है आपने जो है ट्रांसफर इंडस्ट्रीज बना के रखी थी। और आप किस मुंह से बात करते हैं भाई साहब युक्तियुक्तकरण की? अरे एक जगह घुसेड़ दिए थे सबके सारे टीचरों को एक ही जगह में, जहां आवश्यकता नहीं थी। आपने क्यों नहीं भेजा? और जहां स्कूल में जहां टीचर नहीं खाली थे, आप किस मुंह से प्रश्न करते हैं? अरे प्रश्न का जवाब मेरे से लीजिए ना। हम तो बिल्कुल युक्तियुक्तकरण नियम है भाई, केंद्र का नियम है, उसके तहत सबको करना पड़ेगा, उसी के तहत कार्रवाई हुई है। हम उसका भी जवाब दे दें, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं। ये प्रश्न जो है अनुच्छेद इसके तहत पूछा गया है। आपके पाले में है और ये बताया जा रहा है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष को तो ऐसे अधिकार हैं कि वो पत्र लिख सकते हैं, फिर क्या ऐतराज है? फिर भी आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। बघेल जी लगता है अपने पुराने चिर प्रतिद्वंदी को हमेशा निशाने में रखना चाहते हैं। सुर्खियां भी ऐसे लोगों पर वार करने से मिलती हैं, कहीं वो वजह तो नहीं? मोहन भाई, तौकीर भाई आज के विषय को और डॉक्टर रमन सिंह के पत्र को पढ़े ही नहीं है। ये अनुच्छेद बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह के पत्र को यदि तौकीर भाई पढ़ लेते तो ये बोलने की स्थिति नहीं रहती। उन्होंने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के बाद स्थानांतरण जो हुआ वो संशोधन के लिए पत्र लिखा है। वो कोई प्रश्न नहीं पूछे हैं। वो युक्तियुक्तकरण नहीं है। युक्तियुक्तकरण पे आप बैठेंगे तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। फिर भी मैंने जवाब दिया है आपको। युक्तियुक्तकरण विषय नहीं है, विषय जिस पे विषय पे आइए, विषय पे आइए। क्या किस, अरे साहब संविधान के हत्यारे हमें बताएंगे संविधान किस प्रकार से चलाया जाता है, संविधान कैसा होता है? अरे आपकी है इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके किस प्रकार से आतंक बचा के रखा था पूरे देश में, और 2 साल तक नंगा नाच होता रहा, कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। सारे पत्रकार अंदर, सारे नेता अंदर, सारे प्रश्न पूछने वाले अंदर। आज जिस शान से आप पूछ रहे हैं, ये संविधान के तहत हमारी सरकार है, हमारी सरकार है जो हम संविधान की हत्या नहीं कर रहे। हमने प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार दिया आपको, और और उसका हम जो है उत्तर भी दे रहे हैं। ये हमारी सरकार है। दुरुपयोग करते हैं और संविधान का नाम लेते संविधान की दुहाई देते हैं। ये शोभा नहीं देता। ये शोभा नहीं देता। ये बताता है कि आपके अंदर खाने में किस प्रकार से सिरफुटअव्वल हो रही है और अपनी स्थिति बचाने के लिए इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। आज जो है कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, आगे सवाल साफ छुछुंदर की स्थिति, पकड़ो भागो चल रहा है और कुछ नहीं। सारे नेता जो है बैठे हुए अंदर में। दुबे जी, क्या कहीं आरोप लगाने में कोई चूक हुई है क्या? अरे ये मुद्दा उठाते ना आपकी, भाई इन्होंने जो पत्र लिखा है युक्तियुक्तकरण, उसमें आप लोगों को ऐतराज है, और जो रमन सिंह कह रहे हैं
की खामियां हैं, वो बात पर मुद्दा उठाते तो चर्चा अलग होती। यहाँ तो संवैधानिक अधिकार पे बात हो रही है, उसी पर सवाल पूछा है बघेल जी ने। निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह के जो पत्र है उसमें भूपेश बघेल जी ने जो प्रश्न पूछा है, तो एक किस जनहित के मुद्दे पे उन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या इन्होंने कोई प्रधानमंत्री आवास में कितने आवास बने हैं इसके संबंध में प्रश्न पूछा है। ये पूरी तरह से संवैधानिक पद, विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रभाव दिखाते हुए एक व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए और 2 लोगों के स्थानांतरण के लिए, और भाजपा के सदस्यता अभियान के समय तो बकायदा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग और अपने रेफरल कोड से भाजपा के सदस्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह ने किया। कौन सा अनुच्छेद के तहत आप ये पत्र नहीं लिख सकते? अनुच्छेद, पहले अनुच्छेद नहीं, और रमन सिंह की बात नहीं कर रहे, राज्यपाल की भी बात कही उन्होंने। राज्यपाल को भी अधिकार है सारे प्रश्न करने का। देखिए, मैंने कहा कि न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका को बिल्कुल क्षेत्र का एक दूसरे को प्रश्न करने का भी अधिकार है। अनिल जी से समझते हैं आखिर ये है क्या मसला, जो है कार्रवाई करने का भी अधिकार है। चलिए, दोनों बातें आ गई है। अनिल जी, एक तो राज्यपाल लगातार बैठकें कर रहे हैं, उस पर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाया, फिर डॉक्टर रमन सिंह का जो पत्र है उस पर भी सवाल। ये संवैधानिक पद क्या छत्तीसगढ़ में विवादों में है, और विवादों का कारण जो बताया जा रहा है क्या वो सही है क्या? नहीं, देखिए, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि सवाल इस बात का है कि अगर सरकार ढंग से काम करेगी तो राज्यपाल को क्या जरूरत पड़ेगी आधिकारिक बैठक लेने की, या विधानसभा अध्यक्ष को क्या जरूरत पड़ेगी कि वो इस मामले में। अरे भाई, आखिर में विधानसभा अध्यक्ष कोई डायरेक्ट चुना हुआ पद नहीं है ना, विधायक है, वो अपने क्षेत्र के विधायक है ना, उनके क्षेत्र के, उनकी विधानसभा के लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। फिर वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी नहीं 3 बार, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा सहज, तो लोग तो उनके पास जाएंगे, उम्मीद है लोगों को। तो उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी के लिखने में कहीं कोई वो नहीं है, उनको अधिकार है, वो कोई भी लिख सकता है। एक साधारण विधायक, अगर वो लोकसभा, अगर विधानसभा अध्यक्ष नहीं है तो क्या विधायक नहीं, क्या विधायक होने के नाते पत्र नहीं लिख सकते? सवाल इस बात का है कि पत्र बाहर आया कैसे। दूसरी बात यह है महत्वपूर्ण कि अगर सरकार ढंग से काम कर रही होती या नियम से काम कर रही होती तो ना राज्यपाल को जरूरत पड़ेगी अधिकारियों से बात करने की, ना विधानसभा अध्यक्ष को जरूरत पड़ेगी बात करने की, चिट्ठी लिखने की। क्या इससे पहले क्या सरकारें नहीं चली है क्या दिनेश नंदन सहाय जो अजीत जोगी के समय राज्यपाल थे, अब तो स्वर्गीय है, वो क्या कार्यक्रमों में नहीं जाते थे क्या? वो हर कार्यक्रम में जाते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन उन्होंने अधिकारियों की बैठक नहीं ली। आज जो है राज्यपाल जो रमन डेका को अगर अधिकारियों की बैठक लेने की जरूरत पड़ रही है, पूछताछ करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस बात को तो सरकार को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हो रही है। और फिर आप बोलने का मौका ही क्यों दे रहे हो? आप राज्यपाल को बैठक लेने का मौका क्यों दे रहे हो? आप विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी, आपके वरिष्ठ हैं भाई, जितने भी मैं समझता हूं विधानसभा में जितने विधायक हैं या अभी का जो मंत्रिमंडल है उसमें एक भी जो है, एक भी मंत्री रमन सिंह से वरिष्ठ नहीं है। तो आपको तो वैसे ही सम्मान करना चाहिए, तो फिर आप उनका सम्मान भी नहीं करोगे, फिर कहोगे पत्र भी मत लिखो, और पत्र लिखे तो फिर पत्र बाहर भी आ जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है, अब फिर अकेले रमन सिंह तो नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल ने क्या पत्र नहीं लिखा? क्या सांसद बनते उनके पत्र लिखना चालू हो गए? उसके पहले जो विधानसभा में, आखिर में उनको घेर कौन रहा है? सरकार को दुर्भाग्य से कांग्रेस से ज्यादा जो है उन्हीं की पार्टी घेर रही है। इसका मतलब काम ठीक नहीं हो रहा है, और काम ठीक नहीं होंगे तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो फिर सवाल पे फिर विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा। आप विपक्ष को बोलने से रोक नहीं सकते, उनका अधिकार है। ठीक है तौकीर जी, कुछ खामियां हैं और अपने गिरेबान में भी थोड़ा सा झांक कर कुछ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बड़े दिल से इसे स्वीकार भी करना चाहिए। नहीं, देखिए, बिल्कुल अभी एक बात बता दूं कि अगर कोई प्रश्न पूछे तो उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार है, मैंने अनुच्छेद भी बता दिया, लेकिन इसका जवाब हमारे भाई साथी प्रवक्ता नहीं दिए, वो अलग बात है। रही बात सरकार के काम की खामी, देखिए कोई अधिकारी किसी प्रकार से अगर कार्य नहीं कर रहा तो उसके हम बिल्कुल उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और उसका आपने देखा भी होगा, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव जाकर जिस प्रकार से आपका सुशासन त्यौहार मनाया और बिल्कुल अचानक पहुंच के सब चीज़ें देखी, और किस प्रकार से वहाँ के अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा, तो उस पर भी उन्होंने ठोस कार्रवाई की, और उसकी बिल्कुल लिस्ट बन के तैयार भी है, और कुछ लोगों पर अभी कार्रवाई हुई है, और आने वाले समय में वो भी तैयार है, लिस्ट तैयार है कि मतलब किस प्रकार से वहाँ के लोग जो बड़े अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको हटाने के लिए। और अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल हम इसलिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अधिकार है, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है। रमन डेका की बात छोड़िए, हमारी अनसुईया उके जी जो थी, आपने कितना प्रश्न किया, लेकिन यही उनके विरोध में काम करते रहे।
ये किस प्रकार से आप दोहरी चरित्र दिखा रहे हैं, जरा बता दीजिए साहब। यही भूपेश बघेल की सरकार थी और अनुसुईया उइके जी प्रश्न करती थी तो सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला साहब। प्रश्न पूछने का अधिकार है, पूछ सकते हैं, और गवर्नर है, गवर्नर सर्वोच्च होता है प्रदेश का, तो बिल्कुल वो पूछ सकते हैं और किसी को भी बुला के परेड ले सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरल सहज है, कार्रवाई वो भी ठोस कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विकास की गति बढ़ रही है तो इस प्रकार से विपक्ष जो है मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपने घर को संभालिए साहब, हम तो अपने विकास की गाथा गढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब जी बिल्कुल तैयार कमर कस के बैठे हैं। मुद्दे जो जनता से ज्यादा सरोकार नहीं रखते उसे ज्यादा उठाती हुई दिखती है, बघेल जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या वजह समझे इसके पीछे? कि सरकार आयुष्मान योजना के तहत बीमा सुविधा दे रही है। चरणदास महंत जी, हमारे तमाम नेता जनता के मुद्दों के लिए सतत सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं, आवाज बुलंद करते हैं। जिस प्रकार से अनिल पुसतकर जी ने पूरी तरह से एक्सरे नहीं सिटी स्कैन करके सरकार के स्थिति को रेखांकित करके प्रमाणित किया है, और उसके बाद जब सरकार के नहीं संभल रहा है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को भिड़ना पड़ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल जी को भिड़ना पड़ रहा है, राज्यपाल जी को भिड़ना पड़ रहा है। ये साय की सरकार साय नहीं हाय की सरकार हो गई है, हाँप रही है 1.5 साल में। ये अलग दिन का विषय हो सकता है, आज हम संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से संवैधानिक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, तो संवैधानिक बहुत बढ़िया साहब, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं आप। पहले अपनी पार्टी को संभाल लीजिए साहब, जो अंतिम सांसें ले रही है उसको संभाल लीजिए। संवैधानिक मुद्दा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है तो सरकार की हालत ठीक नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार की हालत सबसे बेहतर है आज के समय में, जितने कम समय में जितने अच्छे कार्य हुए हैं, इससे अच्छे कार्य कभी नहीं हुए। और आपको ये बड़ा बुरा लग रहा है कि कोई प्रवक्ता अपनी बातों को जोरदार तरीके से रख रहे हैं, लेकिन समय की बाध्यता है और समय हमें इशारा कर रहा है कि ये चर्चा हम ज्यादा देर नहीं रख सकते। बिल्कुल, चलिए आ गई तौकीर जी, आ गई बात, दोनों ही बातों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादा भी अपनी जगह है जिसे कायम रखने की जरूरत है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर राजा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल पुसतकर जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।